लाइव तो शुरू हो गया। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है। रश्मि रावत जी, पूनम तिवारी जी, आप सब लोगों को नमस्ते। अच्छा लगा कि मेरे कार्यक्रम से आप लोग सब जुड़ रहे हैं। और कुछ लोग जुड़ जाएं तब शुरू करूं। थोड़ा नीचे चलेंगे। अर्चना त्रिपाठी जी नमस्ते। जब तक मैं थोड़ा बातचीत शुरू करती हूँ, मैं जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इस लोकप्रिय मंच से मुझे रचना पाठ करने का अवसर दिया। जन सुलभ का आज यह 205 एपिसोड है। तमाम व्यस्तताओं के साथ अर्पण जी यह श्रृंखला चलाकर सराहनीय काम कर रहे हैं। गोपाल कमल जी नमस्ते। अर्पण कुमार जी नमस्ते। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में हम सभी ने बहुत असुविधाएं देखी, लेकिन महत्वपूर्ण यह रहा कि रचनाकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो रहे लाइव के माध्यम से अपनी रचना और रचना कर्म को साझा करने का मौका मिला। मैं जिन रचनाकारों से उनकी रचना और पुस्तकों के माध्यम से परिचित थी, उन्हें लाइव देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सीधे कहानी पर ही बात करना चाहती थी, लेकिन अर्पण कुमार जी का आग्रह रहा कि चूंकि मैं जन सुलभ में पहली बार आ रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दूँ। मैं चूंकि साइंस की विद्यार्थी रही हूँ और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी भी साहित्यिक सांस्कृतिक नहीं रही, इसलिए मैंने नहीं सोचा था कि मैं साहित्यकार बन सकती हूँ। ये मेरे बिल्कुल कल्पना से बाहर की स्थिति है। ये जरूर था कि बचपन से ही मैं किताबें जो भी आती थी घर में, नंदन है, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, पराग, जो भी था, अध्ययन में मेरी बहुत रुचि थी। तो जो कोर्स की किताबें हैं उनके अलावा भी मैं जो कुछ मिलता था सब पढ़ती थी। तो हो सकता है कि एक तो सबकी नियति होती है कि उन्हें भविष्य में अपने जीवन में कैसे स्थापित होना है। कुसुम भट्ट जी नमस्ते। और दूसरा हो सकता है कि उन्हीं दिनों मेरे भीतर एक रचनाकार तैयार हो रहा हो, जो कि अब इतना कुछ मैं कर सकी। बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई। मैं 19 भी मैंने पूरा नहीं किया था, 1-2 महीने बचे थे, इतने फिर 2 बच्चे। तो स्थितियां भी ऐसी रहीं कि तब भी मुझे शादी के बाद भी नहीं मैंने सोचा था कि मैं कभी लेखन करूंगी। हाँ, दिव्यांशु पाल जी नमस्ते। ये जरूर रहा कि किताबें तब भी पढ़ती रही, लेकिन वो बहुत जो शुरुआती मेरा जो लेखन था वो इतना छुटपुट और इतना अपरिपक्व था कि मुझे लगता है कि मैंने पहली कहानी घर लिखी थी, वो भी साधारण कहानी थी, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है मुझे 4-6 महीने लग गए थे। और वो उस समय एक पारिवारिक पत्रिका थी सरिता, उसमें वो 1982 में छपी थी। यही रहा लेखन, कभी छोटा मोटा हुआ, कभी रुकता रहा,
लेकिन जिसे फुल फ्लेजेड लेखन बोलते हैं वो मेरा 2000 के आसपास शुरू हुआ। सतना चूँकि स्मॉल टाउन है, यहाँ साहित्यिक पत्रिकाएं तो लगभग नहीं आती थी। रेलवे स्टेशन में थी लेकिन मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं वहाँ से मंगाती। बहुत समय बाद मुझे सब ये जैसे जैसे भी पत्रिकाओं का हंस है, कथाक्रम है, इनकी जानकारी होती गई तो मैं उन्हें ही मंगाने लगी। लेकिन मैं उस समय इन पत्रिकाओं में नहीं भेज रही थी कहानियाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इतनी स्तरीय पत्रिकाएं हैं कि मेरी मानसिक तैयारी तो वैसी है नहीं। वही लेखन धीरे धीरे जो शुरू हुआ तो फिर मैंने कहानी लिखी थी नुक्कड़ नाटक, उसको मैंने हंस में भेजा और वो कहानी मेरी तुरंत ही उसमें प्रकाशित हो गई। तब से तो अब इतना समय बीत गया है, 365 कहानियाँ लगभग लिख चुकी हूँ और भी बहुत कुछ समीक्षाएं लिखी हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, संस्मरण हैं, आलेख हैं, हास्य व्यंग है, ये सब चलता रहा। 2 उपन्यास लिखे, छोटी सी आशा और गृहस्थी। तो छोटी सी आशा का मराठी अनुवाद डॉक्टर सुशीला दुबे जी ने किया है, उसका असमिया अनुवाद डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी ने किया है। 13 कहानी संग्रह हैं। अभी इस साल 3 कहानी संग्रह आ रहे हैं, 2 अप्रैल तक में आ जाएंगे। और एक कहानी संग्रह पानी विषय पर है जिसका मैं संपादन कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे इतने अच्छे रचनाकारों की कहानियाँ मिल गई हैं कि अब वो जो पानी विषय पर जो कहानी संग्रह है वो 2 भागों में आ रहा है, वो भी उम्मीद है कि अप्रैल मई तक आ जाएगा। ये मेरा साहित्यिक मेरा ये कैरियर है। और कुछ पुरस्कार भी मिले हैं जो कि स्वाभाविक रूप से है कि धीरे धीरे यदि चर्चा में आती हैं रचनाएं तो मिलता है। तो मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय पुरस्कार, प्रादेशिक पुरस्कार, मध्य प्रदेश के और भी 5-6 पुरस्कार मिल चुके हैं, और भी तमाम मिले हैं, दिल्ली से, जयपुर से, लखनऊ से कई पुरस्कार मिले हैं। इस तरीके से मुझे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं वो 10 या 12 पुरस्कार मिल चुके हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बोलते हैं ना कि मोक्ष, तो मेरा लेखन में ही मुझे मुक्ति दिखती है और लेखन में ही मुझे मोक्ष नजर आता है। उदय भानु पांडे जी नमस्ते। और बस इसी में मैं लगी हुई हूँ। आज जो मैं कहानी यहाँ पर पढ़ूंगी उसका शीर्षक है न नजर बुरी न मुंह काला। यह कहानी हंस के अप्रैल 2015 अंक में छपी थी और इसका कथानक चूंकि कुछ अलग है इसलिए इसको पाठकों ने बहुत पसंद किया था। कई पत्र हंस में छपे थे, उनमें से 1-2 पत्र मुझे याद हैं कि लिखा था कि विचारों को आधार बनाकर कहानी लिखना, और कहानी की जो स्त्री पात्र है वो विचारों को ही आजीविका का साधन बनाती है। ये बड़ी अद्भुत बात है। यानी ये कहा गया था कि इस कथानक में कहानी ये पहली है। सच बताऊं तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस विषय पर कहानी लिखूंगी या कि ऐसा लिखा जा सकता है। ट्रकों के पीछे हम अक्सर देखते हैं कि कोई एक स्लोगन लिखा रहता है। अब क्यों लिखा रहता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन लिखा रहता है। और उनका जो सबसे प्रचलित स्लोगन है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यह अक्सर लिखा रहता है। लेकिन एक ट्रक के पीछे मैंने देखा था, लिखा था कि न नजर बुरी न मुंह काला। तो मुझे इस स्लोगन में जो किया गया, जो सकारात्मक परिवर्तन किया गया था, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसी तरह एक बार एक ऑटो के पीछे लिखा था कि तुम खुश रहो हमारा ओके है। मैंने एक कहानी लिखी थी जिसके कथानक में तुम खुश रहो हमारा ओके है शीर्षक ऐसा सटीक बैठा कि जैसे स्लोगन के लिए मैंने कहानी लिखी थी, तो उसका शीर्षक मैंने यही रख दिया। लेकिन न नजर बुरी के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस पर भी कोई कहानी लिखी जाएगी और उसका शीर्षक यह बनेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य की तरह ही कहानी का जन्म होना भी लगभग तय रहता है कि वो कब होगी और किसके कलम से होगी। मेरे यहाँ टैक्सेशन की प्रैक्टिस होती है। चैम्बर घर से अलग थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में है। तो एक बार मैं चैम्बर गई, मेज पर प्लास्टिक के फूलों का एक गमला रखा था और एक फ्रेम में विचार फ्रेम किए हुए रखे थे। तो मुझे वैसे भी बचपन से ही बता रही हूँ कि मुझे विचार बहुत प्रभावित करते हैं, चाहे डायरी हो, पुस्तक, पत्रिका, कुछ भी हो। महात्मा गांधी जैसी जो भी हस्तियाँ थी इनके विचार में पढ़ती थी तो एक असर उनका होता था। और वैसे भी मेरा मानना है कि अब मैं विचारों का आज ही पढ़ती हूँ, क्योंकि विचारों का प्रभाव हमारे जहन में बहुत गहरा होता है। तो जो नकारात्मक और सकारात्मक विचार है वही तो मनुष्य को बनाते और बिगाड़ते हैं, ये तो सच बात है। तो आपने भी सबने महसूस किया होगा कि कभी मन उदास है या निराश है या ऐसे कुछ बेचैनी सी है, पर तभी कोई आप एक अच्छा विचार पढ़ लें या कोई अच्छी कहानी पढ़ लें या कोई अच्छी फिल्म देख लें तो आप अनुभव किए होंगे कि बिल्कुल चमत्कार की तरह होता है। तो मुझे भी लगता है
कि ऐसा लग कि विचारों से ऊर्जा मिलती है। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हमारा बिगड़ा है, लेकिन अभी राह खुली हुई है, हमारे लिए विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। विचार क्योंकि इसी तरीके से प्रेरणा देते हैं। तो मैंने वो जो मेज में विचार रखे थे उनकी नोटिस ली। ये मालूम हुआ कि एक दिव्यांग लड़का उन विचारों को और उस गुलदस्ते को रख जाता है। तो मैंने कहानी में उस लड़के के को न रख के लड़की पात्र बनाई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यथार्थ को जो का तो न रख के कुछ उसमें परिवर्तन करना चाहिए। और जो इस कहानी में वकालत के जो दृश्य हैं वो चैम्बर के हैं। तो इस तरीके से फैक्ट और फिक्शन को मिलाकर यह जो कहानी तैयार हुई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगेगी और इसका जो सकारात्मक भाव है वो आप लोगों को प्रेरणा देगा। तो मैं कहानी का पाठ करती हूँ। कहानी का शीर्षक है न नजर बुरी न मुंह काला। अपनी सफल वकालत को अपना 100% देते हुए वे इतने व्यस्त रहते हैं कि छोटी मोटी घटनाओं की ओर आमतौर पर ध्यान नहीं देते। उनका मानना है एक बड़े उद्देश्य पर अडिग रहना है तो छोटी बातों, विरोधों, विवादों, वस्तुओं, व्यर्थताओं, व्यवधानों को उपेक्षित करना होगा। व्यर्थता एकाग्रता को भंग कर लिंक को तोड़ती है। उम्र 23 की थी जब उन्होंने लंबे बदन पर काला कोट और कंठ में बैज लटकाकर काठ की बड़ी मेज और विद्यार्थी काल वाले साइकिल के साथ वकालत शुरू की थी। अब उम्र 60 की है। वकालत पूरे शहर में डंका बजा रही है। उम्र 23 की। पुराने धूसर मोहल्ले जहाँ सुअर किल्लोल करते थे कि पुरानी गली के भीतर 2 उपगलियों के अंतिम घुमावों पर बना उनका पुराना पैतृक मकान। मकान के आगे वाले कमरे में काठ की बड़ी मेज और लोहे की 4 फोल्डिंग कुर्सियां जो ठंडे दिनों में हिम शीतल हो जाती, जैसे संसाधन के साथ उन्होंने वकालत का प्रारूप बनाया। मकान के मस्तक पर बड़े सुवाच्य अक्षरों में उन्हें अधिवक्ता घोषित करती नाम पट्टिका लटकी जरूर थी, पर अपनी मुकम्मल पहचान नहीं बना पा रही थी। कचहरी से दूर गलियों में भटकते हुए मुवक्किल उस नाम पट्टिका तक पहुंचने का जिगर नहीं रखते थे। वे कचहरी प्रांगण में बहुत झांसा देकर अपने घर का पता कंठस्थ करवाकर किसी अज्ञानी भोले मुवक्किल को काठ की बड़ी मेज तक ले आने में कठिनाई से सफल हो पाते थे। जब अत्यधिक सौहार्द दिखाते हुए मुवक्किल से गहन पूछताछ कर रहे होते, ठीक तभी अम्मा झोला दिखाकर कहती, सब्जी काहे नहीं लाते भुवनेश्वर? जो नहीं लाते हो तो हम कुम्हड़ौरी बरी बना देंगे, वही खाना। वे भभक जाते। उच्चारित करते नहीं बनता, लेकिन नाम रखा है भुवनेश्वर। अशिक्षित अम्मा ही नहीं, थोड़ा शिक्षित बाबू भी जब तक जीवित रहे भुवनेश्वर कहकर उनकी इमेज बिगाड़ते रहे। वे अशुद्धि पर आपत्ति करते, बाबू को अंतर न पड़ता। भुवनेश्वर और भुवनेश्वर एक है बेटा, नाम में कुछ नहीं रखा। नहीं रखा तो मेरा कोई नाम ही ना रखते। मैं 3 बहनों के बाद जन्मा हूं ना, तो मुझे तेतर कहो। 3 पुत्रियों के बाद जन्मे पुत्र को तेतर कहते हैं। मैं समझ लूंगा मुझे बुला रहे हो। बाबू को अंतर न पड़ता। उन्हें तेजी से सोचना पड़ा। वकालत को घर के हस्तक्षेप से बचाना है तो घर से कहीं अलग अपना निजी चैम्बर बनाना होगा। 80 का आरंभिक दशक और अपनी तो निकल पड़ी कि संकेत देती उनकी वकालत। वे कचहरी से साइकिल फटफटाते हुए लौट रहे थे। देखा बरही रोड पर दुकानें बन रही हैं। मस्तिष्क अपने काम की चीजें ढूंढ लेता है, इसीलिए दुकानें उन्हें दिख गईं। उम्र अधिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरही रोड का उज्जवल भविष्य तजवीज कर दुकान के मालिक से एक दुकान किराए पर लेने का संकल्प कर लिया। लेकिन बाबू डिपॉजिट के 2000 रुपये नहीं निकाल रहे थे। भुवनेश्वर, एक तुम्हारे अलावा उन दुकानों को न कोई खरीदेगा न किराए पर लेगा। लारी मोटर आती जाती हैं, बाकी सुनसान रहता है। ले रहा हूं बाबू की शांति से कुछ काम करूंगा। यहां तुम्हारा और अम्मा का बहुत दखल है। दुकान हस्तगत कर उन्होंने काठ की मेज और लोहे की कुर्सियों को वहां स्थापित कर दिया। आज
बरही रोड न्यू मार्केट की चमक लिए चमचमा रही है। सड़क के दोनों ओर पूरी कतार में उन्नत चमचमाती दुकानें, एक अकेला उनका दफ्तर। वे खुद को सराहते हैं और अम्मा बाबू जब तक जीवित रहे सराहते रहे कि भुवनेश्वर ने निकल पड़ी वकालत की आय का पहला निवेश करते हुए अपने चैम्बर वाली दुकान और ठीक बगल वाली दुकान को बाजार मूल्य से अधिक मूल्य देकर खरीद लिया था। दोनों दुकानों के बीच वाली दीवार नेस्तनाबूद हुई। भारी भरकम वाला दफ्तर परिष्कृत साज सज्जा के साथ सुसज्जित हुआ। नेस्तनाबूद हुई दीवार के स्थान पर मोटे कांच के द्वार सहित मोटे कांच का पार्टीशन बनवाकर जो केबिन नुमा प्रकोष्ठ तैयार हुआ, वहां एसी की ठंडक में वे बैठते हैं। दूसरे भाग, जहां मौसम के अनुसार पंखे की गर्म और ठंडी हवा मयस्सर रहती है, में अर्दली चमन, हिंदी और अंग्रेजी के टाइपिस्ट, जूनियर प्रतीक्षारत मुवक्किल बैठते हैं। दफ्तर को 13 साल की बाल्य अवस्था से सेवा दे रहा चमन अब 40 का अधेड़ है। लंबे सेवा काल में उसे मुखाग्र हो गया है कौन सी फाइल, कानून की कौन सी किताब किस शेल्फ पर बरामद होगी। दफ्तर के दैनिक सौंदर्यीकरण, चाय पान लाने, बिजली, टेलीफोन आदि का बिल जमा करने जैसी गतिविधियों में वह तमाम दिन सक्रिय रहता है। बजर की ध्वनि सुनते ही प्रतीक्षारत मुवक्किल को केबिन में भेजता है। उन्होंने बजर बजाया। चमन ने मुवक्किल को केबिन में भेजा। केबिन में दाखिल हुए मुवक्किल की नज़र आधुनिक लंबी मेज के अंतिम छोर पर रखे गुलदस्ते और पोस्ट कार्ड साइज प्लास्टिक फ्रेम में फ्रेम्ड विचार पर पड़ी। वह नितांत सूफियाना ढंग से पढ़ने लगा। ईश्वर को मत बताओ, मैं तकलीफ में हूं और मेरी तकलीफ बहुत बड़ी है। तकलीफ को बताओ, मेरा ईश्वर कितना बड़ा है। वाह वकील साहब, इस विचार को पढ़कर तो मेरी घबराहट कम हो गई। छोटी घटनाओं पर आमतौर पर वे ध्यान नहीं देते हैं। बड़े उद्देश्य पर अडिग रहना है तो व्यर्थताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गुलदस्ते और विचार की ओर अब तक उनका ध्यान नहीं गया था। फाइलों, किताबों, लैपटॉप, 2 लैंडलाइन टेलीफोन, पेन स्टैंड, पेपर वेट जैसी सामग्री के कारण मेज बेतरतीब रहती है। गुलदस्ता और विचार बेतरतीबी में गुमशुदा से थे, लेकिन मुवक्किल की सूफियाना ढंग के कारण उन्हें देखना पड़ा कि सफ़ेद कागज पर सुंदर लाल बड़े अक्षरों में कविता की तरह कुल 6 पंक्तियों में एक उत्तम विचार लिखा है। गुलदस्ते में प्लास्टिक के 2 बड़े पीले गुलाब खोसे पड़े हैं। उन्होंने मुवक्किल को बैठने का संकेत कर बजर बजाया। चमन तत्परता से केबिन में आया। जी साहब। यह सब किसने रखा चमन? एक लड़की रखती है, 2-3 दिन में इन्हें ले जाती है, दूसरा विचार और गमला दे जाती है। तुमने कभी बताया नहीं। पिछले महीने ही शुरू किया है। लड़की कह रही थी बरही रोड की कई दुकानों में विचार रखती है, तो मैंने कहा यहां भी रख दिया करो। मुफ्त में रखती है? नहीं, 300 रुपया महीना लेती है। तुमने बताया नहीं। जब आपसे चाय पान का पेमेंट लिया था, इसका भी ले लिया था। मुझे लगा आप जानते होंगे। मुवक्किल किंचित चकित हुआ। वकील साहब, कोई काम करने से पहले चमन आपसे नहीं पूछता। मामूली बातों के लिए नहीं पूछता है। वैसे अपने काम में इतना परफेक्ट है कि आधा वकील बन गया है। मामूली बातों पर वे आम तौर पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनका ध्यान कई बार विचार और गुलाबों की ओर गया। सुंदर लिखावट वाले सुंदर विचार और 2 प्यारे गुलाब। ईश्वर को मत बताओ, मैं तकलीफ में हूं। विचार मानो कह रहा था, मानसिकता को दुरुस्त रखने के लिए अच्छे विचारों की ओर ध्यान देना चाहिए। कोई एक विचार आपके जीवन को खूबसूरत बना सकता है। वे मुस्कुरा दिए। लगा काम के दबाव में मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल याद नहीं पिछली बार कब मुस्कुराए थे।
याद ही नहीं आज क्या खाया और स्वाद कैसा था। एकाएक लगने लगा कुछ बातें छोटी होती हैं पर उन्हें याद रखना अच्छा होता है क्योंकि वे जीवन को सुचारू रखती हैं। पीले गुलाब कह रहे थे, सफलता के मद में आपने प्रकृति से जुड़ाव खत्म कर लिया है। हम प्लास्टिक पदार्थ से बने कृत्रिम कुसुम हैं। आपको सुगंध समीर संवेग नहीं दे सकते। आपके घर में जो खूब खुला बड़ा बगीचा है, किसी दिन ठहर कर देखिए, आपकी प्रकृति प्रेमी पत्नी ने गुलाबों की किस्में लगा रखी हैं। उन्हें ध्यान आया वे सुबह 9:30 और 10 के बीच दफ्तर के लिए निकलते हैं। पत्नी घरेलू काम रोककर उन्हें छोड़ने बगीचे में आती है। अक्सर नहीं, फिर भी अपनी सुरुचि की ओर उनका ध्यान खींचती है। देखो, आज ये बेबी पिंक रोज अच्छा खिला है। रंग इतना सुंदर है कि असली नहीं लग रहा है। जल्दबाज नजर पुष्प पर डाल पूरी तरह प्रतिक्रिया विहीन रहते हुए वे चल देते हैं। विचार का असर था यह प्लास्टिक गुलाबों का। दूसरे दिन उन्होंने बगीचे का अवलोकन किया। शुरुआती ठंड वाला मस्त मौसम, लाल और पीली गेंदी से भरपूर क्यारियां। पत्नी उत्सुक हुई, क्या देख रहे हो? तुमने अच्छे पौधे तैयार किए हैं। कुछ दिनों में पपीते पकेंगे, खिलाऊंगी। अच्छा, पपीता गुणकारी होता है। उन्हें लगा छोटी छोटी प्रशंसा कर वे आपसी रिश्तों को यांत्रिक होने से बचाए रख सकते हैं। पत्नी अधिक उत्सुक हो गई। न मौसम की खबर रखते हो, न माहौल की खबर रखते हो, न धूप का मजा लेते हो, न सुगंध का। कुछ देर सुबह की धूप में टहला करो। विटामिन डी बॉडी सेल्स को एक्टिव रखता है। अच्छा, नुस्खे को आजमाऊंगा। मेज पर नया विचार रखा था। बेहतरीन दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं। औसत दिमाग घटनाओं के बारे में और छोटी सोच वाले दिमाग लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने विचार को 2 बार पढ़ा, मुस्कुराए। इस हिसाब से तो वे बेहतरीन दिमाग हैं। जिस केस को अन्य अधिवक्ता होपलेस मान लेते हैं, उन्हें ऐसे केस लड़ने में खास मजा आता है। वे अपने बुद्धिमत्ता से ऐसे केस जीतकर साबित करते हैं होपलेस कुछ नहीं होता। लड़की ये विचार पता नहीं कहाँ से लाती है। उन्हें स्फुरण का बोध हुआ, लेकिन मेज बहुत बेतरतीब है। बेतरतीबी में विचार अपना प्रभाव और पुष्प अपनी मनोहरता को पूरी तरह नहीं दर्शा पा रहे हैं। मेज की बेतरतीबी का एक अंश बनकर रह गए हैं। इस दफ्तर में संघर्ष, विवाद, झंझट, समस्याओं से जूझते डरे घबराए लोग आते हैं। ऐसे लोगों को ये विचार संभावनाशील बना सकते हैं कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। विचार को उचित स्थान पर यूं रखना होगा कि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। बजर बजाकर चमन को बुलाया। चमन, विचार और फ्लावर पॉट को इस तरह रखो कि सबकी नजर पड़े। जी साहब। लड़की मौसमी ताजे फूल ला सकती है क्या? हाँ, उसने पूछा था। ताजे फूल का वो 900 रुपया महीना लेती है। मैंने मना कर दिया। ये प्लास्टिक के नस्टर्शियम ठीक नहीं लग रहे हैं। ताजे फूल लाने के लिए कहो। लगे इस दफ्तर में भी मौसम बदलता है। वही मुवक्किल, किताबें, फाइलें, धारा, जज, कचहरी। चमन ने उन्हें मुकदमे के अलावा दूसरी बात करते कम ही देखा है। विचित्र भाव में बोला, जी साहब। लड़की ताजे फूल रखने लगी। उसे प्लास्टिक फूल के लिए खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके पास कुछ गुलदस्ते हैं जिन्हें अदल बदल कर प्रतिष्ठानों में रखती है। फूल धूल धूसरित मटमैले हो जाते हैं, तब साबुन पानी से धोकर चमका देती है। प्राकृतिक पुष्पों के लिए सजगता रखनी पड़ती है। जीनिया, गेंदी, गेंदा, ग्लाइडोली, रजनीगंधा, अंग्रेजी गुलाब, ऐसे अधिक दिनों तक ताजा रहने वाले पुष्पों को चुनाव करती है। सदाबहार, कैंडी टफ्ट, कॉस्मस, पेंजी जैसे फूल माह में 1 या 2 बार ही रखती है।
नमक मिश्रित पानी में रखकर भी इनकी ताजगी को लंबे समय तक बचाया नहीं जा सकता। वे दफ्तर आए तो गुलदस्ते में ताजे सफ़ेद सदाबहार छटा बिखेर रहे थे। उनके बगीचे में सदाबहार पूरे साल फूलता है, लेकिन वे पहली बार जान रहे थे सदाबहार सफ़ेद हो या बैंगनी अपनी ताजगी के कारण मोहक लगता है। फूलों को निरखने के उपरांत विचार पढ़ा। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। विचार को उन्होंने 2 बार पढ़ा। लड़की कमाल के विचार ला रही है। प्रसन्नता जैसे प्राकृतिक आवेग को अपने भीतर संभाल कर रखने जैसी बात कभी जेहन में आई ही नहीं। मुकदमा और मुकदमा व्यस्तता को सोचने कहाँ देती है। विचार उनके दैनिक क्रम का हिस्सा बन गए। दफ्तर आते ही सबसे पहले विचार पढ़ते हैं। घर से बहुत खिन्न होकर दफ्तर आए हैं। गुलदस्ते में सजे रजनीगंधा के फूलों ने तबीयत कुछ ठीक की। विचार पढ़ा। आशा और आत्मविश्वास से हमारी भीतरी शक्तियां जागृत होती हैं। कार्य क्षमता 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। उदयभान पांडे जी नमस्ते। उन्हें लगा लड़की यह विचार खास उनके लिए रख गई है, जैसे जानती है वे खिन्न हैं, उन्हें इस विचार की जरूरत है, या कि लड़की उनकी दशा नहीं जानती। मस्तिष्क अपने काम की चीजें ढूंढ लेता है। उन्होंने विचार को खुद से जोड़कर देखा। उनके बेटे विश्वेश्वर ने कल रात जो कुछ कहा वह उनकी कार्य क्षमता को खत्म कर देने जैसा है। विचार पढ़कर मानो एक आधार मिल रहा है। आशा और आत्मविश्वास से भीतरी शक्तियों को जागृत किए रहना चाहिए। विश्वेश्वर के जन्म से ही वे अरमान लेकर चले हैं, उसे विरासत सौंपेंगे। विश्वेश्वर के स्कूल पास करते ही उन्होंने उसकी स्ट्रीम तय कर दी थी। विश्व, क्लैट का एंट्रेंस दो, तुम्हें मेरी वकालत संभालनी है। विश्वेश्वर उत्साहित था। हाँ पापा, मैं आपकी चेयर पर बैठूंगा। मेरी चेयर में क्यों बैठोगे? अपने चैम्बर के ऊपर तुम्हारे लिए शानदार चैम्बर बनवाऊंगा। विश्वेश्वर क्लैट में उत्तीर्ण नहीं हुआ। मोटा शुल्क देकर उन्होंने उसे पूना के विधि महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। इन 5 वर्षों में जब भी विश्वेश्वर यहाँ आया, वे वकालत की तैयारी और प्रक्रिया समझाने के लिए उसे चैम्बर में बुला लेते। नहीं जानते थे वह काम में रुचि नहीं ले रहा है, बल्कि अरुचि से भरता जा रहा है। अंतिम सेमेस्टर देकर इस सप्ताह यहाँ आया है। वे जैसे इस मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुमार विजय गुप्त जी नमस्ते। कहने लगे, विश्व, लोग पूछते हैं आपका बेटा प्रैक्टिस में कब आ रहा है? पापा, मैं वकालत नहीं कर सकूंगा। क्या हुआ? पापा, आप जानते हैं मुवक्किल अपराधी है, किलर है, लेकिन उसे बचाने के लिए आप तर्क ढूंढते हैं, कहानी बनाते हैं, किलर को रटाते हैं जज के सामने क्या बोलना है, सच बिल्कुल नहीं बोलना है। मतलब? पापा, वकालत का मतलब यदि हत्यारे, बलात्कारी, दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पने वाले को बचाना है तो मैं वकालत नहीं करूंगा। तुम्हें वकालत के मायने समझाता हूं। वकील सच या झूठ नहीं, पक्ष बोलता है। मैं जज से कहूं मेरे मुवक्किल ने हत्या की है, इसे फांसी दीजिए, तो जज क्या कहेंगे कि इस वकील को हटाकर मुवक्किल को दूसरे वकील की सुविधा दी जाए। कोर्ट में मुवक्किल को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। न्याय का आधार है 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निरपराध को सजा न हो। समझे विश्वेश्वर बाबू? वकील की ड्यूटी है अपने मुवक्किल का बचाव करे। सजा देना ना देना जज का विभाग है। अरे पापा, वकील झूठे बयान और गवाह तैयार कर कोर्ट को भ्रम देते हैं, अपराधी को बचाते हैं। मुझसे तो यह नहीं होगा। तो लॉ क्यों किया? मुझे बेवकूफ समझते हो? सॉरी पापा, तुम्हें पूना की हवा लग गई है, तुम छोटे शहर में रहना ही नहीं चाहते। सॉरी पापा, तुम मुझे निराश कर रहे हो। सॉरी पापा, वकालत नहीं तो क्या करोगे?
मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया है ना, जॉब करूँगा। अब तो मुझे निराशा ही नहीं नफरत हो रही है। मैंने मेहनत से सरंजाम बनाया, तुम दूसरों की चाकरी करोगे। सॉरी पापा। वे पूरी रात तनाव में तड़पते रहे। निराशा और नफरत में नींद न आई। पूरी तरह खिन्न होकर दफ्तर पहुंचे। विचार पढ़ा, एक बार फिर पढ़ा। लगने लगा विचार मानसिक स्थिरता दे रहा है। सोचना नहीं चाहते लेकिन सोच रहे हैं। जरूरी तो नहीं है विश्वेश्वर में वकालत करने की योग्यता और क्षमता हो। सफल पिता के पुत्र विफल होते पाए गए हैं तो विश्वेश्वर को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वह तय करता है उसे क्या करना है, यह उसका अधिकार है। उनकी कार्य क्षमता 2 या 3 गुना होगी या नहीं होगी, पर जब तक कार्य क्षमता है काम करेंगे। बहुत अप्रत्याशित था, लेकिन वह भीतर से बहुत हल्के हो आए। उत्प्रेरणा और स्फुरण। बजर बजाकर चमन को बुलाया। चमन, ये विचार वाली लड़की कब आती है? मैं 8 बजे दफ्तर खोलता हूँ, 8:30 और 9 के बीच में आती है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप तो 10 बजे आते हैं, वह चली जाती है। कह देना मिलना चाहता हूँ। लड़की जिस दिन बिल लेकर आती है, तमाम प्रतिष्ठानों से भुगतान लेते हुए उसे आम दिनों की अपेक्षा विलंब हो जाता है। उनके चैम्बर में 11 बजे आई। वह तेज आवाज में या ताली बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करती है। उसने छोटी पॉकेट साइज डायरी के पृष्ठ पर प्रतिष्ठान का नाम और भुगतान लिखकर पृष्ठ फाड़ा और जोर से पुकारा, चमन। चमन उसके समीप आया। सुनो, सर तुमसे मिलना चाहते हैं। चमन को बिल देते हुए बोली, चलो मिल लेती हूँ। सर को यहीं बुला लाऊं? मैं चलती हूं ना। कैसे चलोगी? जैसे सब जगह आती जाती हूं। लड़की ट्राइसिकल से उतरने लगी। चमन उसे पहली बार ट्राइसिकल से उतरते हुए देख रहा था। अब तक वह चमन को आवाज देती थी। चमन पुरानी सामग्री देकर उससे नई सामग्री ले लेता था। वह आगे बढ़ जाती थी। चमन जानता था लड़की दिव्यांग है। इतनी दिव्यांग है, इस ओर ध्यान नहीं दिया था। आज देखा घुटनों से नीचे दोनों पैर नहीं हैं, जो हैं 2 ठूंठ हैं। बोला, मदद करूं? नहीं। सर को बुला लाता हूं ना। नहीं, ऐसे ही चलती हूं, खूब चलती हूं। कमर और हाथों का करतब की तरह प्रयोग करते हुए लड़की ट्राइसिकल से उतरकर हाथों की सहायता से चलने लगी। वह इसी तरह सरक कर आवश्यक दूरी तय करती है। लड़की जब मोटे कांच के द्वार से केबिन में आई, वे कानूनी किताब के किसी अनुच्छेद में दत्त थे। नमस्ते सर। वे इतने दत्त थे कि लड़की की तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया। चौंक कर देखा, लड़की फ्लोर पर बैठी है। चमन ने सूचित किया, साहब यही विचार और फूल लाती है। अरे रे रे रे, उन्हें कल्पना नहीं थी लड़की इस कदर अक्षम होगी। लड़की ने उनका अफसोस वाला भाव पकड़ लिया। सर मैं ऐसी ही हूं, मुझे जीने में कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने लड़की को देखा। अक्षमता को लेकर इसके चेहरे में अभाव या असुविधा का भाव सचमुच नहीं है। बोले, तुम अच्छा सोचती हो ना, इसलिए तुम्हें दिक्कत नहीं होती। हाँ सर, अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन लोग आशा पर कम, निराशा पर अधिक सोचते हैं। जैसे अच्छा ना होता है ना कभी होगा। इतने अच्छे विचार कहाँ से लाती हो? किताबें खूब पढ़ती हूँ ना। कुछ अच्छा पढ़ती हूँ तो सोचने लगती हूँ। जो बड़े, महान और विचारक लोग हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभव को विचार के रूप में बयान कर दिया होगा कि लोग पढ़ेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। मैं जब भी कुछ अच्छा पढ़ती हूँ, लगता है दूसरे लोग भी पढ़ें। अच्छे विचार सकारात्मक भाव देते हैं।
कुछ विचार तो हमारी जिंदगी के इतने करीब होते हैं कि लगता है हमारे लिए ही खास लिखे गए हैं। आपने ध्यान दिया कि नहीं, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन का विचार रखा था। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक, यह मानना कि कुछ भी चमत्कार नहीं है। जया केतकी जी नमस्ते। मुकेश वर्मा सर नमस्ते। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक, यह मानना कि कुछ भी चमत्कार नहीं है। दूसरा, यह कि हर चीज चमत्कार है। यह जो दूसरा विचार है मुझ पर लागू होता है। मैं अपना काम कर पाती हूँ, चमत्कार जैसा ही है ना। उन्होंने चमत्कार को उसकी अक्षमता से जोड़ा। जन्म से ऐसी हो या लड़की अपना व्यक्तिगत किसी को नहीं बताती कि जन्म से ऐसी नहीं थी। 15 साल पहले जब 7 या 8 साल की थी, जमीनी विवाद में मछले चाचा और उनके लड़कों ने अम्मा, बाबू, भाई उसे कुल्हाड़ी और लाठी से मारा था। रक्त रंजित बाबू उसे और भाई को बोले थे, भागो यहाँ से। वह और भाई भागे। भाई का क्या हुआ नहीं जानती वह अस्पताल कैसे पहुंची। चेत आया तब उसके दोनों पैर काटे जा चुके थे। अब वे पूछ रहे हैं जन्म से हो या। बोली, जैसी भी हूं चमत्कार की तरह हूं। तुम हौसले वाली लड़की हो, लेकिन मैं नहीं सोच पाता कोई विचार और फूलों को अपनी आजीविका बना सकता है। मैं भी नहीं सोचती थी सर। आरोग्य धाम अस्पताल, निजी चिकित्सालय का नाम आपने सुना होगा। वहाँ के जो बड़े डॉक्टर, तो प्रमुख सर्जन, वहाँ के जो बड़े डॉक्टर निराकार बड़गैया है ना, उनके कहने पर मैंने यह काम शुरू किया। हाँ, मैं डॉक्टर बड़गैया को जानता हूँ। तो कैसे जानती हो? लड़की नहीं बताना चाहती। वह ठीक नहीं जानती, लेकिन अस्पताल के लोग बताते हैं। उस आधार पर जानती है कि वो बदखर रोड पर अचेत पड़ी थी। डॉक्टर बड़गैया वहां से गुजर रहे थे। सड़क में 2-4 लोग जमा थे। चालक ने कार की गति धीमी की। शाम का धुंधलका था, फिर भी डॉक्टर बड़गैया को लगा रक्त रंजित गठरी सी कुछ पड़ी है। उन्होंने कार रुकवाकर लोगों से पूछा। पता चला एक बच्ची पड़ी है। वे कार से उतरे, जांच की, पाया बच्ची अचेत है लेकिन जिंदा है। वे उसे कार की पिछली सीट में डालकर अस्पताल लाए। अस्पताल के तत्कालीन हेड सर्जन डॉक्टर राम गोपाल बोले थे, ये लड़की तो कुछ घंटे की मेहमान है। डॉक्टर बड़गैया बोले, इसका तुरंत उपचार शुरू करते हैं। कुछ घंटों की मेहमान को जीवन मिला, लेकिन दोनों पैर खोने पड़े। और अब वे पूछ रहे हैं कि तुम डॉक्टर को कैसे जानती हो। कहने लगी, मैं उसी अस्पताल में रहती हूँ। तुम्हारे पिताजी वहां काम करते हैं क्या? लड़की नहीं बताना चाहती। अब अस्पताल ही उसका घर है। परिसर में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए एक कतार में जो 10 कमरे बने हैं, वहां का अंतिम कमरा उसे दे दिया गया है। जयश्री कंवर नमस्ते। कैंटीन में मुफ्त खाना मिल जाता है। शुरू में वह चुप रहती थी या रोती थी कि चाचा लोग आकर उसे मार डालेंगे। डॉक्टर बड़गैया ने समझाया, यहाँ आकर तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। अब ये पूछ रहे हैं कि पिताजी वहाँ काम करते हैं। बोली, नहीं, मैं तो अकेली रहती हूँ। खाली समय में किताबें पढ़ती हूँ। कोई विचार अच्छा लगता है, डायरी में लिख लेती हूँ, फिर कागज पर उतार लेती हूँ। यह तुम्हारी लिखावट है? हाँ सर, बड़े डॉक्टर साहब को मेरी हैंडराइटिंग बहुत पसंद है। मैंने अपने काम की शुरुआत बड़े डॉक्टर साहब की टेबल से ही तो की। अस्पताल का बगीचा बहुत बड़ा है। मैं 1-2 फूल तोड़कर उनकी टेबल पर रख देती थी। एक दिन फूल के साथ एक विचार लिखकर उनको दिया। सपना सिंह, तुम्हारी अच्छा लगा। वे खुश हो गए। बोले, इस विचार से तो मुझे दिन की शुरुआत करने में मदद मिलेगी। अच्छे विचार मरीजों के पास यदि रखे जाएं तो उनका हौसला बढ़ सकता है। बड़े डॉक्टर साहब ने बताया, विचारों को अच्छी लिखावट में सजाकर किस तरह डिस्प्ले करना है। मैं मरीजों के कमरे में, डॉक्टरों के क्वार्टर में विचार रखने लगी
फिर इस मार्केट में आई। मुझे भी अच्छा लगने लगा है कि अच्छे विचार से दिन की शुरुआत करने में मदद मिलती है। हाँ सर, शुरू में मेरे काम को लोग बेवकूफ़ी कहते थे। फिर मेरी हालत देख कुछ लोगों ने उदारता दिखाई कि लड़की भीख नहीं मांग रही है, कुछ काम करना चाहती है। यदि हर महीने 200-300 रुपए की मदद कर देंगे तो बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मुझे दया या सहानुभूति अच्छी नहीं लगती, लेकिन सोचा काम की शुरुआत दया से हो रही है तो यही सही। शुरुआत के लिए सभी को संघर्ष करना पड़ता है। अब तो लोगों तक अच्छे विचार न पहुंचाऊं ना, तो मुझे लगने लगता है कि विचार नहीं पहुंचाऊंगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तुमने इतनी अच्छी बातें की लेकिन नाम नहीं बताया। प्रोजेक्ट। मैं नाम पूछ रहा हूँ, नाम ही बता रही हूँ। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं मैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट की तरह हूँ। वे मुझे प्रोजेक्ट कहने लगे, यही मेरा नाम हो गया। ऐसा नाम कभी सुना नहीं। लड़की नहीं बताना चाहती। प्रोजेक्ट नाम से पहले उसका एक अच्छा सा नाम, उपनाम, जाति, धर्म, परिवार, गांव था। वह स्वस्थ और किसी सीमा तक सामान्य हो गई तब डॉक्टर बड़गैया ने उससे घर परिवार के बारे में जानना चाहा था। वह बहुत डरी हुई थी। रोते हुए गांव का नाम बदखर और आप बीती बताई, लेकिन जाने से वहां मना कर दिया। डॉक्टर बड़गैया बदखर ना भेज दें, इस भय से वो अपने क्षमता के अनुसार छोटे छोटे काम करने लगी। पूरे वार्ड में रेंग सरक कर देखती कि इस मरीज की ड्रिप समाप्त हो रही है। नर्स को बुला लाती। कुछ बड़ी हुई तो माली के साथ पाइप से बगीचा सींचने लगी। डॉक्टर बड़गैया के कहने पर एक कंपाउंडर का पुत्र उसे पढ़ाने लगा। पास के विद्यालय से परीक्षा देते हुए उसने पुस्तकों से मित्रता कर ली। लोगों की संघर्ष गाथा पढ़कर संघर्ष से न घबराने का मानस बनाती। हौसला कायम रखने के लिए अच्छे विचारों को डायरी में नोट करती। जब जी घबराता विचारों को पढ़ती। खुद को सांत्वना देती कि उसके जीवन में डॉक्टर बड़गैया जैसे मसीहा आए, उपचार किया, पनाह दी, जीने का तरीका बताया। बदखर में उसके परिवार का पता लगवाया। वहाँ कुछ शेष नहीं जानकर उसके सिर पर वरद हस्त रखा, तुम हमारे पास रहोगी इस अस्पताल में। पहली बार भय मुक्त होकर वह अम्मा, बाबू और भाई के लिए रोई थी। उम्मीद थी मेरी तरह अम्मा, बाबू और भाई को ही बचाने वाला कोई मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, वे आधी अधूरी ही सही पर जिंदगी जी रहे होंगे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे परिवार को। देखना डॉक्टर साहब, चाचा लोग कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। डॉक्टर बड़गैया ने उसे सकारात्मक भाव दिया था। नज़र वजर कुछ नहीं होती। न किसी की नज़र बुरी होती है, न किसी का मुंह काला होता है। जीवन में तो सुख दुख आता ही रहता है। तुम हमारे पास रहो। अस्पताल के लिए तुम एक प्रोजेक्ट की तरह हो, हम तुम्हें प्रोजेक्ट पुकारेंगे। जब दिल घबराए कोई किताब पढ़ना, मेरे पास अच्छी किताबें हैं, ले लिया करो। डॉक्टर बड़गैया ने उसे किसी सीमा तक निर्भय कर दिया है, लेकिन उसके भीतर का भय गया नहीं है। वह अपनी पहचान, आप बीती, व्यक्तिगत बताकर बताना नहीं चाहती कि उसके जीवन के सूत्र कहाँ जुड़े हैं। वास्तविक नाम, उपनाम, जाति, धर्म, परिवार, गांव को भूलकर वह अब प्रोजेक्ट है। पर वे असमंजस में है। ऐसा नाम कभी सुना ही नहीं। लड़की फिर एक बार अकबकाते हुए बोली, सर यही मेरा नाम है। वे समझ गए लड़की व्यक्तिगत नहीं बताना चाहती। बोले, बहुत अच्छा काम कर रही हो। विचारों के माध्यम से तुम लोगों को जीना सिखा रही हो। आप ऐसा मानते हैं सर? मुझे अच्छा लगा। चलूं? कुछ दुकानों से पेमेंट लेना बाकी है। चमन ने द्वार खोल दिया। लड़की कुछ तेजी से सरकती हुई गई, मानो ठहरी रहेगी तो वे कोई ऐसा प्रश्न करेंगे जिसका जवाब वो बिल्कुल नहीं देगी। चैम्बर में सन्नाटा। वे सन्नाटे में सन्न से बैठे रहे, फिर काम में लग गए। अगले दिन दफ्तर आए, विचार पढ़ा, करुण हुए। लड़की शायद संदेश देना चाहती है, उसे किसी से शिकायत नहीं है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ट्रकों के पीछे लिखे इस शाप जैसे स्लोगन को उन्होंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज का विचार पढ़कर वे करुण हो गए। स्लोगन को शाप से मुक्त कर लड़की ने एक आदर्श रूप दे दिया है, न नज़र बुरी न मुंह काला।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम से आप जितने भी लोग जुड़े हैं, बड़े ध्यान से आप लोगों ने मेरी कहानी को पढ़ा। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जन सुलभ अर्पण जी का खास आभार। यदि किसी को कुछ कहानी के बारे में पूछना हो, सपना सिंह ने लिखा है, यह कहानी बहुत ही आशा का संचार करती है, बिना किसी उपदेश के सकारात्मकता का संदेश देती है। हाँ सपना, मैं लेखन का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य मेरा ये रहता है कि हमको साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही चाहिए सकारात्मक भाव, क्योंकि हम देख ही रहे हैं क्या मानसिकता बन रही है, चारों तरफ हिंसा। तो कहीं ना कहीं से हमें एक ऐसे विचारों को लाना ही होगा कि लोग कहीं थोड़ा सा ठहर कर सोचें कि यदि एक सही तरीके से जीने में जितनी सरलता है वो गलत रास्ते में जाकर नहीं है। कामायनी पांडे, बहुत सुंदर कहानी लगी। आपको धन्यवाद। जया केतकी जी को भी कहानी पसंद आई है, अच्छा लगा मुझे। क्योंकि कहानी पसंद की जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे रचनाकार की जो मेहनत है वो सफल हो गई। एक कहानी लिखने में, उसका पूरा कथानक सोचने में, फिर किस तरीके से उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, ये सब बहुत मेहनत का काम होता है। लेकिन जब सराहना की जाती है तो लगता है कि हमारी मेहनत कहीं न कहीं सफल रही, और बस इसी विश्वास के साथ लेखन आगे बढ़ता जाता है। मेरे ख्याल से अब समय भी हो रहा है। जयश्री कंवर राठौर को भी कहानी अच्छी लगी, धन्यवाद। कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दिख रही है। एक बार फिर जन सुलभ पुस्तकालय को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ खत्म करती हूँ।